अब आते हैं अपनी थर्ड एंट्री पर। थर्ड एंट्री से पहले अगर मैं अब क्या करूंगा, मैंने एसेट्स को ट्रांसफर कर दिया रियलाइजेशन में, अब क्या करूंगा, ट्रांसफर करने के बाद इनको मैं बेचूंगा। ठीक है, जब मैं एसेट्स को बेचूंगा तो मेरे पास या तो कैश आएगा या फिर बैंक में पैसे आएंगे। ठीक है, या तो मेरे पास कैश आएगा या फिर बैंक में पैसे आएंगे। तो क्या जनरल एंट्री करूंगा? फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि मैंने मशीनरी को बेचा। ठीक है, रियलाइजेशन में से मैंने मशीनरी को बेचा, तो क्या जनरल एंट्री पास करूंगा और वो मैंने कैश में बेची? बोलो। कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। हाँ बिल्कुल ठीक है, मैं इसमें कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी नहीं करूंगा, मैं इसमें कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन करूंगा। हमने क्या सीखा था अभी? अभी हमने यही सीखा था कि एक बार जो हमने रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दिया, फिर हम उसको बेचेंगे तो कभी भी उस एसेट का नाम यूज नहीं करेंगे। हम कहेंगे कि जो भी पैसा आया वो रियलाइजेशन से आया, या फिर जो भी पैसा गया वो रियलाइजेशन में गया। तो अगर हम अपने एसेट को बेचेंगे तो मैं लिख देता हूं, ऑन द सेल ऑफ एसेट। जब मैं एसेट को बेचूंगा तो क्या जनरल एंट्री होगी? या तो कैश में पैसा आएगा या फिर बैंक में पैसा आएगा, डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, अब जब पैसा आएगा हमारे पास तो कैश और बैंक तो इंक्रीज ही होंगे ना, तो ये डेबिट हो जाएंगे, तो रियलाइजेशन क्या होगा? ऑटोमेटिकली क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, ऑन द सेल ऑफ एसेट, चाहे वो कोई भी एसेट हो, फिक्स्ड एसेट है या फिर कोई हमारा करंट एसेट है। ठीक है, फोर्थ एंट्री की बात करते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि मैंने एसेट बेचा ना हो लेकिन अपने पार्टनर को दे दिया हो? फर्म ने एसेट को बेचने की जगह पार्टनर को दे दिया कि ठीक है आप ले जाओ इस एसेट को। क्या ऐसा हो सकता है? हाँ ऐसा हो सकता है। उस केस में क्या जनरल एंट्री होगी? सर वो एसेट हमने रियलाइजेशन अकाउंट में डाल दिया था हाँ और तब हाँ, वो डाल दिया है। एंट्री नहीं होगी शायद। नहीं होगी तो क्यों नहीं अच्छा होगी? सर, सर पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। हाँ बिल्कुल ठीक है। व्हेन एसेट इज टेकन ओवर बाय पार्टनर, टेकन ओवर बाय पार्टनर, भाई सिंपल है, हमें पार्टनर्स को भी तो पेमेंट करनी है ना उनकी कैपिटल की, तो हम उसकी जगह एसेट भी दे सकते हैं। और एसेट हम हमेशा रियलाइजेशन में ट्रांसफर करने के बाद ही देंगे। ये सारी एंट्रीज जो होती हैं ये ट्रांसफर करने के बाद ही होंगी। देखो फर्स्ट दो एंट्रीज तो हमें सबसे पहले ये करनी होती है, एसेट्स और लायबिलिटीज को ट्रांसफर कर दो, फिर उसके बाद उनको रियलाइज किया जाता है। एक्चुअल में रियलाइज करने की एंट्री हमारी यहाँ से स्टार्ट हुई है, थर्ड से। ठीक है, तो अगर एसेट को हमने बेचा नहीं है कैश में लेकिन हमने पार्टनर को दे दिया, तो एंट्री क्या होगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट कर देंगे कैपिटल को, क्यों कम कर देंगे उसकी कैपिटल को डेबिट करके, टू रियलाइजेशन अकाउंट। अगर देखा जाए क्योंकि कैश नहीं आया तो हमने यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया, तो यही तो एंट्री बनेगी। ठीक है, फोर्थ एंट्री क्लियर है सबको? यस सर। चलो आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं अपनी फिफ्थ एंट्री की, यानी अब हम चलो फिफ्थ एंट्री की बात करते हैं। अब मुझे बताओ कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमने एसेट कितने का बेचा है? बोलो। मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे सर। उसकी वैल्यू हमें, यानी जो रियलाइज्ड वैल्यू होगी वो हमेशा हमें गिवन होगी। ठीक है, लिखा होगा कि मशीनरी इतने की बिकी, डेटर्स इतने के बिक गए हमारे। लेकिन अगर किसी भी एसेट के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो क्या करोगे? बोलो। व्हेन कैलकुलेट करेंगे सर। व्हेन नो इंफॉर्मेशन is given for the realization
ऑफ एनी एसेट, अगर किसी भी एसेट के बारे में उसको बेचने की इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, यानी ये नहीं लिखा हुआ कि वो बिक गया, तो उस केस में क्या होगा, हम मानेंगे कि उससे कितने पैसे आए हैं, उससे 0 पैसे आए हैं। ठीक है, यानी पूरा का यानी वो बिका है या फिर नहीं बिका, बात एक ही रहेगी, हम उसको बेचने की एंट्री नहीं करेंगे, यानी ये वाली एंट्री पास हम नहीं करेंगे। ठीक है, हम उसकी रियलाइज्ड वैल्यू क्या मानेंगे, 0। ठीक है, समझ में आया? सर ये होता है, हम्म, सर ये होता है एक्चुअली। हाँ बेटा, ये एक्चुअली होता है, हम एक्चुअली तो कर रहे हैं, हम जो पढ़ रहे हैं अकाउंट्स, ये भी एक तरह का लॉ है, तो लॉ तो प्रैक्टिकली काम करता है ना। सर बट हम कोई ऐसे जीरो वैल्यू का तो हो ही नहीं सकता, तो मतलब वो बैलेंस शीट में भी था, कुछ तो वैल्यू होगी उसकी। बेटा जरूरी नहीं है कि बैलेंस शीट में अगर कोई चीज वैल्यू शो हो रही है उसकी, तो जरूरी नहीं है कि उसकी वैल्यू भी प्रैक्टिकल लाइफ में उसकी कोई वैल्यू हो। मैं इसमें एक एग्जांपल देता हूँ, उससे समझ में आ जाएगा। मान लेते हैं कि मेरे पास एक कंप्यूटर है और कंप्यूटर मैंने 1 लाख रुपए का खरीदा था। ठीक है, तो क्या होगा, हर साल उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा, लेकिन 6 महीने बाद ही उस कंप्यूटर में आग लग जाती है, तो क्या उसकी कोई वैल्यू होगी? उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, लेकिन बुक्स में वो शो कर रहा होगा। ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है कि हमारी चीज की वैल्यू वैल्यू तो थी, लेकिन उसको कोई खरीदने वाला नहीं मिला, तो भी उसकी वैल्यू 0 ही होगी ना। यस सर। ठीक है, तो जहां पर हमें बेचने के बारे में यानी या फिर रियलाइजेशन के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, मैं एसेट के बारे में बात कर रहा हूँ, तो वहां पर हम मानेंगे कि वो 0 में बिका, यानी कोई भी उसको बेचने की एंट्री हम पास नहीं करेंगे। हम्म, और अगर हमने अपना कोई भी असेट रियलाइजेशन अकाउंट में डाल दिया और वो बिका ही नहीं, तो यही होगा मतलब नो हाँ यही एंट्री। होगा। हाँ तो फिर उस असेट का होता क्या है? बेटा कुछ नहीं होता, 0 हो गया, वो ट्रांसफर हो गया, रिलेशन में खत्म हो गया, ओके बैलेंस शीट में से तो खत्म हो गया ना वो, बस उससे कैश नहीं आया। ओके। 6th, when payment made to liabilities। ठीक है, जब हम लाइबिलिटीज को पे करेंगे तो क्या जनरल एंट्री करेंगे, बोलो। So liability account debit to realization account. रियलाइजेशन बैंक। बेटा लाइबिलिटी का नाम यूज नहीं करेंगे, मैंने क्या कहा था, एक बार जो हमने रिलाइजेशन में डाल दिया, अब हम उस एसेट या लाइबिलिटी का नाम यूज नहीं करेंगे, अब हम रियलाइजेशन का नाम यूज करेंगे। तो रियलाइजेशन जब हम, डेबिट बैंक। हाँ बिल्कुल ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। रियलाइजेशन को हमने डेबिट किया, क्यों किया, क्योंकि कैश और बैंक हमारा क्रेडिट हो जाएगा, कैश चला जाएगा ना, तो कैश और बैंक को तो हम क्रेडिट करेंगे, तो रियलाइजेशन को हम डेबिट कर देंगे। ठीक है, चलो अब आते हैं 7th पर। वही मैं पूछता हूं, व्हेन लाइबिलिटी इज ओवर टेकन ओवर बाय पार्टनर। कोई आंसर नहीं करेगा इसका, जिसका मैं नाम लूंगा बस वही आंसर करेगा। ठीक है, लाइबिलिटी को पार्टनर लेकर चला गया, तो क्या एंट्री होगी, मैं जिसका नाम लूंगा बस वही आंसर करेगा, और मुझे आंसर चाहिए कृष्णा से। कृष्णा आंसर करो इसका, क्या एंट्री करेंगे? कृष्णा बेटा तुम हो क्लास में? चलो कृष्णा का आंसर नहीं आ रहा है, तो मैं आंसर लूंगा अब मनप्रीत से। मनप्रीत क्या एंट्री करेंगे हम? realization to partners capital account. हाँ,
बिल्कुल ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमने क्या किया, क्योंकि कैश गया नहीं हमारे पास से, तो उसकी जगह हमने पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट कर दिया। ठीक है, अब आते हैं पॉइंट नंबर 8 पर। पॉइंट नंबर 8 मैं बिल्कुल सिमिलर पूछूंगा कि अगर कोई भी इंफॉर्मेशन ना हो, नो इंफॉर्मेशन अबाउट पेमेंट टू लाइबिलिटी, अगर किसी भी लाइबिलिटी को जो हम ट्रांसफर कर चुके हैं रियलाइजेशन में, उसकी पेमेंट की इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, तो हम क्या करेंगे, क्या एंट्री पास करेंगे, बोलो। तो एंट्री जीरो वैल्यू जीरो डेबिट टू कैश अकाउंट। हाँ अदिति बोलो बेटा, क्या बोला तुमने। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हाँ बिल्कुल ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। ठीक है, विद बुक वैल्यू, यानी जितनी उसकी वैल्यू थी हमारी बुक्स में उतने की ही हम उसको मानेंगे हमने पेमेंट कर दी। एसेट के केस में हमने क्या किया था, एसेट के केस में हमने माना था कि उसकी वैल्यू 0 है, यानी वो बिका ही नहीं है। लेकिन बेटा लायबिलिटी की तो पेमेंट करनी पड़ेगी ना हमें। ठीक है, तो इस केस में हमने क्या किया, लायबिलिटी की तो हमने पेमेंट की, कितने अमाउंट से की, उसकी बुक वैल्यू के अमाउंट से। मैं एग्जांपल देता हूँ, फॉर एग्जांपल मेरे पास क्रेडिटर्स हैं 10,000 के, और उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि वो बिके या नहीं बिके, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो क्या करूंगा, 10,000 की पेमेंट मैं अपने आप कर दूंगा, ये एंट्री पास कर दूंगा। ठीक है, तो ये दोनों एंट्री सेम हुई ना हमारी। ओके ठीक है, सर। लेकिन एसेट के केस में अगर मेरे पास कोई फर्नीचर है और फर्नीचर की रियलाइज्ड वैल्यू नहीं दी हुई, उसको बेचने की कोई भी इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं है, तो क्या करूंगा, कोई भी एंट्री, उसको मैं बेचूंगा ही नहीं, मैं मानूंगा कि उससे 0 रुपए आए हैं मेरे पास। ठीक है, तो इस चीज को बहुत ध्यान में रखना, ये चेंजेस आए थे लास्ट ईयर। पहले हम एसेट के केस में भी बुक वैल्यू से करते थे, लेकिन लास्ट ईयर ये हमारे अकाउंट्स में चेंजेस थे। ठीक है, चलो अब चलते हैं हम 9th एंट्री पे। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना। मैं कुछ क्वेश्चन पूछने वाला हूं तो मुझे उसका आंसर करना। अनरिकॉर्डेड एसेट क्या होता है, बोलो। असेट इंक्रीज हो जाएगा, प्रॉफिट। अनरिकॉर्डेड एसेट क्या होता है, ये बताओ। सर जो हमने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया। जो हमारी बुक्स में शो नहीं हो रहा है ना, जो बुक्स में हमारी उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, वो बुक्स में है ही नहीं, तो उसको बोलते हैं अनरिकॉर्डेड एसेट। क्या अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी भी हो सकती है? यस सर। यस हाँ सर। हो सकती है। क्या मुझे अनरिकॉर्डेड एसेट का कोई एग्जांपल दोगे? तो हमारे पास एक कंप्यूटर पड़ा हुआ था, बट हमने उसे रिकॉर्ड नहीं करा। अच्छा, और कोई एग्जांपल? बेटा हमेशा ना चीजों को नेगेटिव मत लिया करो कि हमने उसको रिकॉर्ड ही नहीं किया। क्यों नहीं करेंगे उसको रिकॉर्ड, बोलो, क्यों रिकॉर्ड नहीं सर करेंगे हम? अगर हम कुछ रिकॉर्ड करना भूल गए हो सकता है। अच्छा चलो, मैं इसमें एक पॉजिटिव एग्जांपल देता हूँ। हमारे पास कार थी, ठीक है, अब कार पे डेप्रिसिएशन लगते लगते उसकी वैल्यू 0 हो गई बुक्स के अंदर, तो जब उसकी वैल्यू 0 हो गई तो बुक्स में से हट जाएगी। ठीक है, जब उस पर डेप्रिसिएशन लगा तो डेप्रिसिएशन की वजह से कभी ना कभी तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी ना, यस सर। है ना, तो उसकी वैल्यू 0 हो गई तो बुक्स में से हमारे हट जाएगी। लेकिन क्या उसकी वैल्यू एक्चुअल में 0 हो जाएगी? नहीं, उसकी स्क्रैप वैल्यू तो बचेगी ना, उसमें जो लोहा लगा हुआ है, उसमें जो मशीनरीज हैं, ये सारी चीजें हैं, वो उसमें से कुछ पैसे हमें बेचने पर मिल सकते हैं। ठीक है, तो उस एसेट को हम बोलेंगे अनरिकॉर्डेड एसेट। तो अनरिकॉर्डेड एसेट का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि हम उसको रिकॉर्ड करना भूल गए। ठीक है, इतना बड़ा एसेट रिकॉर्ड करना कैसे भूल जाएंगे? कल हमारे ऑफिस में कोई कंप्यूटर खरीद के रख दे तो हम ये पूछेंगे नहीं कंप्यूटर कहाँ से आया, उसको हम अनरिकॉर्डेड कैसे रख सकते हैं, उसकी तो एंट्री करेंगे।
ठीक है, Yes, sir. लेकिन ड्यू टू चार्जिंग ऑफ डेप्रिसिएशन द वैल्यू ऑफ द एसेट विल बिकम जीरो एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, और उसके बाद वो अनरिकॉर्डेड अपने आप हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह के एसेट्स को अगर मैं बेचूंगा तो क्या होगा? ठीक है, वापस आते हैं। इस तरह के एसेट को अगर मैं बेचूंगा तो क्या होगा? बोलो, क्या एंट्री पास करूंगा? अगर Sir, मैं अपने अनरिकॉर्डेड एसेट को बेच रहा हूं तो बेटा सेम एंट्री पास होगी, चाहे वो मेरा एसेट अनरिकॉर्डेड है। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब एक क्वेश्चन आता है माइंड में कि सर क्या हम अनरिकॉर्डेड एसेट को रियलाइजेशन में ट्रांसफर करेंगे? तो मेरा आंसर है नहीं, उसको हम रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो बैलेंस शीट में ही नहीं था। जब बैलेंस शीट में ही नहीं होगा तो हम ट्रांसफर कैसे करेंगे? तो हम अनरिकॉर्डेड एसेट हो या लायबिलिटी हो, इसकी ट्रांसफर एंट्री नहीं करेंगे, लेकिन हम इनको रियलाइज करने की एंट्री जरूर करेंगे। ठीक है, तो अगर हम अनरिकॉर्डेड एसेट को बेच रहे हैं तो बिल्कुल सेम एंट्री होगी एज इन द केस ऑफ सेल ऑफ एसेट, और अगर हम अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी की पेमेंट कर रहे हैं तो हमारी सेम एंट्री होगी एज इन द केस ऑफ पेमेंट मेड टू लायबिलिटीज। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज। अब बोलो, समझ में आया? yes, sir. सबको समझ में आया? Yes, sir. किसी को लेकिन कोई भी डाउट नहीं? सर हम लोग ऐसे नहीं कर सकते कि इंडिविजुअली कैश या बैंक डेबिट टू वो अनरिकॉर्डेड एसेट अकाउंट, ऐसे नहीं हो सकता? बेटा देखो, हमें सारे अकाउंट्स जीरो करने हैं। हमारे पास जो बैलेंस शीट है उसमें हम सारे अकाउंट्स को जीरो करना चाहते हैं, है ना? सबको जीरो करना चाहते हैं, इसलिए हमने सारे ट्रांसफर कर दिए। ठीक है, तो बैलेंस शीट तो हमारी जीरो हो गई, लेकिन अगर हमने एंट्री कर दी कैश टू अनरिकॉर्डेड एसेट, अगर हमने ये एंट्री कर दी, चलो ये एंट्री कर देते हैं एक बार। कैश अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड एसेट, तो बेटा ये तो चला जाएगा कैश में, इसका क्या करोगे जरा बताओ? एक नया अकाउंट ओपन कर दिया ना हमने, यस तो क्या करोगे इसका? सर, इन दी एंड इसको भी सर, लेकिन हाँ, जब ये एक पहले मिनट से एक मिनट एक मिनट, पहले आंसर करने दो। क्या करोगे? तुम कुछ बोल रहे थे, हाँ बोलो। सर इसको भी इन दी एंड रियलाइजेशन में ही डालना पड़ेगा। हाँ तो पहले ही डाल दो ना। ओके ठीक है, ओके रियलाइजेशन में डालोगे तो क्या एंट्री करोगे? इसको डेबिट करोगे, अनरिकॉर्डेड एसेट को डेबिट टू रियलाइजेशन करोगे, ये कट जाएगा तो एंट्री क्या बची? कैश टू रियलाइजेशन। तो वही तो एंट्री हमने की यहाँ पे, कैश टू रियलाइजेशन। यस ओके सर। ठीक है, हाँ बोचो, सॉरी, बोलो क्या बोल रहे थे तुम? सर जब ये हमारे पास बैलेंस शीट में था ही नहीं, जब इसकी वैल्यू जीरो ही थी, तो हम इसे छेड़ ही क्यों रहे हैं? बेटा इसकी वैल्यू बुक्स में जीरो हो गई थी, हाँ लेकिन एक्चुअल में इसकी स्क्रैप वैल्यू तो थी ना, उसको तो हम बेचेंगे। सर, ऐसा नहीं हो ठीक है सकता पार्टनर्स अपने बीच में कुछ कर दे? बेटा ये 2 नंबर के काम होते हैं, और हम यहाँ पर 2 नंबर के काम नहीं कर रहे हैं। हम सब कुछ एक लीगल तरीके से कर रहे हैं, 1 नंबर में सबको हम रिकॉर्ड करके चल रहे हैं। ठीक है, अपनी बुक्स में। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक एंट्रीज क्लियर है? यस सर। तो वैसे क्लास हमारी ज़्यादा लेंथी तो हुई नहीं है, 1 घंटा ही हुआ है, लेकिन काफ़ी बच्चे लेफ्ट कर गए हैं। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब आते हैं हम एंट्री नंबर 9 पर। ठीक है, एंट्री नंबर 9 पर जब ये सारी एंट्रीज कर देंगे रियलाइजेशन में, तो क्या रियलाइजेशन की डेबिट और क्रेडिट साइड सेम आएगी? जब हम ये सारी एंट्रीज रियलाइजेशन में डाल देंगे तो क्या इसकी डेबिट क्रेडिट साइड सेम आएगी? नहीं, कभी भी सेम नहीं आएगी। ठीक है,
तो अगर हमारी क्रेडिट साइड ज्यादा आई तो क्या हो गया, हमें प्रॉफिट हो गया, और अगर हमारी डेबिट साइड ज्यादा आई तो क्या हो गया, हमें लॉस हो गया। तो रियलाइजेशन पे जो भी हमारा प्रॉफिट या लॉस होगा हम उसको कहाँ पर ट्रांसफर करेंगे, हम उसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब इसमें ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो की तो बात ही नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि फर्म तो बंद हो रही है। ठीक है, तो इसका मतलब 9th एंट्री में हम बात करने वाले हैं प्रॉफिट और लॉस ऑन रियलाइजेशन। तो क्या करेंगे, इसको हम ट्रांसफर करेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है बेटा, सबको समझ में आया है बहुत अच्छे से? यस सर। तो ये था हमारा रियलाइजेशन अकाउंट की जर्नल एंट्रीज। ये एंट्रीज कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, इनको एक बार रिवाइज करना, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। और जब हम इसका अकाउंट बनाएंगे, कल हम इसका अकाउंट बनाना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, अभी मैंने बुक को छेड़ा भी नहीं है, बुक साइड में रखी हुई है। ठीक है, ये अभी हम कॉन्सेप्ट अपने क्लियर कर रहे हैं। कल से हम स्टार्ट करेंगे इसको प्रैक्टिकली करना, यानी इसका रियलाइजेशन अकाउंट बनाना। कल हम ड्राफ्टिंग करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट की। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे।